हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, आगे बढ़ रहे हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग पर। हम चल रहे हैं कि ये एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, इससे कौन कौन से चुंबकीय क्षेत्र निकाले जा सकते हैं। हम पहुंच गए हैं एनसीईआरटी के मुताबिक 8 नंबर के बिंदु पर। इसमें है परिनालिका तथा टॉरॉइड। परिनालिका और टॉरॉइड। परिनालिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सोलेनॉइड। परिनालिका अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सोलेनॉइड। इसके बाद है टॉरॉइड। परिनालिका क्या है? एक लंबी परिनालिका, यानी एक बेलनाकार किसी खोखले बेलन के ऊपर या भरे हुए बेलन के ऊपर, खोखला हो या भरा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। बस शर्त उसमें ये होती है कि जो वह पदार्थ जिस पर ये तार लपेटा गया हो ये चालक ना हो, और दूसरी बात, जो तार लपेटा गया है उसमें आपस में जो तार है एक तार से दूसरा तार ना मिले। यानी कुल मिला के अगर संरचना देखें परिनालिका की तो संरचना कैसी होती है। मान लीजिए, देखिए मैंने एक खाली बेलन ले लिया। मान लीजिए मैंने खाली बेलनाकार, हम बना रहे हैं एक परिनालिका सोलेनॉइड। अब ये खाली बेलन है हमारे पास। हम इसके ऊपर एक तार लपेटेंगे और इस तरीके से लपेटेंगे कि तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें, ठीक। तो तार के लपेटने का तरीका देखिए, मैं इधर से लेता हूँ। तार के लपेटने का तरीका ये हो सकता है। बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है कि तार के लपेटने का तरीका ये हो सकता है। इस तरीके से तार लपेटा जा सकता है। शर्त इसमें यह होती है कि ये जो सिलेंडर है, जो बेलन है, ये अचालक पदार्थ होना चाहिए। यानी ये कैसा पदार्थ होना चाहिए? अचालक पदार्थ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर इस तार में जो परिनालिका का तार है, अगर इसमें मैं धारा प्रवाहित करता हूँ तो वो धारा चालक की वजह से, इसके चालक पदार्थ होने की वजह से कहीं इधर उधर या इसमें ना चली जाए जो मैं चाहता हूँ, फिर वो नहीं हो पाएगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र उस तरीके से नहीं बनेगा जैसे मैं बनाना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श ना करते हों। यानी तो दो चक्कर हैं वो एक दूसरे से अवरोधी हों। अवरोधी इसे बोल देते हैं, अवरोधी चक्कर। यानी एक दूसरे को ये टच ना करें, स्पर्श ना करें, ताकि धारा इसमें सीधे ना बहने लगे। कुल मिलाकर उद्देश्य है कि जो धारा है वो चक्रों के रूप में होकर बहे। जो धारा है वो चक्रों के रूप में होकर बहे। और अगर मैं इस बनी हुई परिनालिका में धारा यहाँ से बहा दूँ, चला दूँ इसमें धारा, और इधर को धारा निकाल दूँ, तो इसको देखने का एक तरीका है कि मैं इसे कहाँ से देखूँगा। तो मैं अगर इसके अक्ष पे आ जाऊँ और इसके अक्ष से इधर से देखूँ, यहाँ खड़ा होकर इसको देखूँ इधर को, तो धारा की दिशा वामावर्त हो जाएगी। देखिए क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं इधर से देख रहा हूँ, धारा घूमते हुए आगे बढ़ रही है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि धारा की दिशा वामावर्त हो जाएगी। तो बड़ी सरलता से हमने एक परिनालिका बना ली और हम समझ भी गए कि परिनालिका क्या चीज़ है, ठीक। यानी एक बेलन के ऊपर लिपटा हुआ तार एक दूसरे से अवरोधी हो, बेलन अचालक हो, ये होती है परिनालिका। परिनालिका के अंदर और बाहर हमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना, इस धारा के कारण, इस बात पर विचार करना है। और हमें इसका सूत्र बनाना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सरल सा एक
सूत्र है हमारे पास पहले से बना हुआ, हम उस सूत्र से या अनुमान लगा सकते हैं उस सूत्र से या उस नियम से जिससे हमने पहले चुंबकीय क्षेत्र बनाया है। हम जानते हैं कि अगर कोई वृत्ताकार कुंडली हो या वृत्ताकार लूप हो, उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो वृत्ताकार कुंडली में या वृत्ताकार लूप में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखिए वो कैसा होता है। वृत्ताकार पाश में, अंग्रेजी में बोल देते हैं इसे लूप, चुंबकीय क्षेत्र। हमें समझना पड़ेगा, मान लीजिए ये वृत्ताकार पाश है ऐसे, और इसमें कोई धारा बह रही है आई, और मैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र की बात करता हूँ। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र इस धारा की वजह से कहीं पे भी मैं ले सकता हूँ, इस धारा की वजह से मतलब धारा नीचे को जा रही, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होते हैं, यानी धारा के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अगर सीधी रेखा में दिखाऊं इस धारा को ऐसे, ठीक, तो आप जानते हैं भली भांति कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होता है इसके चारों तरफ। तो यहाँ पर भी ये जो लूप हैं, इनमें चुंबकीय क्षेत्र मैं दिखा सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये लूप थोड़े से अलग अलग करके बनाऊँ। सूत्र बनाने से पहले हमें समझना होगा कि हो क्या रहा है। दरअसल इन लूप को मैं थोड़ा अलग अलग करके बनाता हूँ। देखिए ये मैंने लूप बनाए अलग अलग करके, ठीक, और ये लूप कुछ इस तरीके से हैं, यूँ ऐसे। और यहाँ ये जो लूप हैं, ये लूप मान लीजिए यहाँ से निकल के आ रहे हैं, ऐसे धारा निकल के आ रही है, और ये जो चीज़ है ये इस परिनालिका का एक अनुप्रस्थ काट है, यानी इस परिनालिका का ये अनुप्रस्थ काट है। तो मैं पता लगा रहा हूँ कि यहाँ से धारा निकल के आ रही हैं ऐसे, और फिर वापस उधर ही को जा रही हैं ऐसे, यूँ ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र के लूप अगर मैं यहाँ देखूँ तो कुछ इस तरीके से होंगे, यूँ होंगे, देखिए ऐसे। अब यहाँ से धारा अगर बाहर की तरफ आ रही है, धारा बाहर की तरफ आ रही है ऐसे, धारा बाहर की तरफ आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लूप इस प्रकार होंगे। क्योंकि दाएं हाथ की हथेली से मैं ये अंगूठे को क्या मान लूँ, धारा की दिशा तुम्हारी तरफ को निकल के आ रही है। मान लो यहाँ से धारा निकल के आ रही है, यूँ घूम के धारा यूँ निकल के आ रही है, देखिए यूँ घूम के धारा यूँ निकल के आ रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लूप दक्षिणावर्त होंगे, यानी इस तरीके से होंगे। दूसरे के कारण भी जब धारा निकल के आएगी उसमें भी बिल्कुल ऐसी ही घटना होगी, उसके भी इसी तरीके से होंगे। अब यहाँ पर मैं विचार करता हूँ, इन दोनों के बीच में साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ विपरीत है, यानी दोनों चक्करों के बीच में अगर कहीं मैं कोई बिंदु ले लूँ तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है। लेकिन अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, नीचे इस जगह पे आ जाऊँ, ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा है, यानी इससे घूम के आएगा चुंबकीय क्षेत्र तो इधर को जाएगा, इस वाले से घूम के आएगा तो इधर से जाएगा। और ये पूरी पूरी परिनालिका में, पूरी सोलेनॉइड में ये सब हो रहा होगा। कहीं भी देख लें इसको, क्योंकि हम कहीं भी कोई भी इस तरह का लूप बना सकते हैं, काट सकते हैं। तो कुल मिला के परिनालिका के अंदर जो जगह है उसमें देख रहे हैं, लूप को बढ़ाते जाएं तो विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ को आ रही है, अंदर की तरफ, और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कम हो रही है। देखिए इधर से देखें तो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर को आएगा और ये इधर को जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में ऐसा लगता है। और यहाँ देखें, अगर बाहर जाके देखें अगर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का लूप इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, लेकिन ये एक बिंदु पे नहीं है, ये मिल नहीं रहे, इनके बीच में दूरी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो ऊपर है उसको निरस्त कर दिया जाए, मान लिया जाए कि वो लगभग नगण्य है। यानी अगर यहाँ मान लिया जाए यहाँ b जो है वो लगभग 0 है, और यहाँ परिनालिका के अक्ष में या उसके बीच में जो b का मान है वो अधिकतम है, यानी हर चक्कर से घूम के चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाता है। ये मैंने चक्कर बना के दिखाया आपको, ठीक। अब सवाल ये है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है जो अधिकतम है, हम इसको निकालेंगे कैसे। तो हमने समझ लिया कि इस तरीके से ऐसा हो रहा है।
हम इसको निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस परिनालिका में इसके अक्ष या इसके अंदर से होकर एक एम्पियर का लूप बना लेते हैं। एम्पियर का पथ, एम्पियर का परिपथ जिसे कहते हैं, एक एम्पियर का लूप बना लेते हैं और उस लूप पे एम्पियर का नियम लगा देते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है, अगर हम एम्पियर का लूप बनाते हैं तो यहाँ पर ये एम्पियर का लूप बनाया जा सकता है, इनकी वजह से बना लें। अब देखिए दूसरा चित्र बनाकर मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से ये कुछ चक्कर हैं, धारा जो बाहर आ रही है इस तरीके से, यूँ ये धाराएं बाहर आ रही हैं, देखिए ऐसे यूँ आ रही हैं धाराएं बाहर, यूँ ऐसे। ऐसे इस तरीके से यूँ घूम के जा रही हैं वापस ऐसे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि एम्पियर का लूप मुझे बनाना है जिससे कि मेरा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम है वो मिल जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ कोई लंबाई ले लेता हूँ, एक लंबाई और एक लूप बना लेता हूँ ऐसे, यूँ ऐसे। और ये जो लंबाई लेता हूँ अक्ष के अनुदिश इसे L ले लेता हूँ और इस लूप का नाम लिखता हूँ ABCD। ठीक, तो एम्पियर लूप ABCD में अब लिख देता हूँ एम्पियर लूप ABCD में B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I के अनुसार ऐसे। अब इसके अनुसार अगर मैं लिखूं, देखिए बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ये बात सिर्फ समझने की थी, वो आपने समझ लिया कि किस प्रकार विद्युत क्षेत्र बन रहा है। अब मैं लिखूं B, तो B और L देखिए यहाँ पर केवल यहाँ पर B और L काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं AB को लूँ तो AB में जो B की दिशा है, B की दिशा है आगे की तरफ और AB है लंबवत, तो यहाँ पर ये अदिश गुणनफल शून्य हो जाएगा, यानी यहाँ का जो BDL है वो शून्य हो जाएगा। BDL cos 90 ये हो जाएगा 0। ये किसके लिए हुआ? ये हुआ AB के लिए। जैसे AB का शून्य हो जाएगा क्योंकि B की दिशा और AB की दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं, वैसे ही CD का भी 0 हो जाएगा, इसका भी BDL जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि B और CD लंबवत हैं और यहाँ पर तो B 0 है, आप जान रहे हैं कि ऊपर तो B ही 0 है, ऊपर के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर दिया गया। ठीक, तो कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ही ये L काम आएगा, इसे लिख देते हैं BL। अब इसमें कितनी धारा है, अब धारा के कितने चक्कर इसमें आ गए हैं ये हमें देखना पड़ेगा। इसमें धारा के कितने चक्कर आ गए हैं, कितनी बार धारा इसमें घूम गई। मान लीजिए मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक का कोई L लेता हूँ सपोज, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी बार धारा घूम गई, धारा के कितने चक्कर हो गए। तो यहाँ पे इस I की जगह पे मुझे ठीक लगाना पड़ेगा म्यू नॉट NLI। ठीक, जहाँ पर N क्या होगा? एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या, जहाँ N एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या, यानी छोटा जो n है ये क्या है? एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या। अब एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या है तो L लंबाई में कितने चक्कर होंगे? L, और एक चक्कर में कितनी करंट है? I। तो इन चक्करों में NLI करंट हो जाएगी, क्योंकि चक्कर कितने हैं? N इंटू L। एकांक लंबाई में कितने हैं? N है, और लंबाई कितनी है? हमने ले रखी है L। हमने कोई जो लूप लिया है BC उसका हिस्सा
सोलेनॉइड के या परिनालिका के अक्ष के अनुदिश कितना लिया, एल लिया। तो कुल कितने चक्कर हो जाएंगे, एन एल, और एक चक्कर में करंट कितनी है, आई, तो कुल कितनी करंट हो जाएगी। तो देखिए ये जो चीज़ है ये इतनी सी जो चीज़ है ये क्या है, ये करंट है कुल। एक बार करंट, दो बार करंट, तीन बार करंट, चार बार करंट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से एल को कैंसिल कर लिया गया और ये बना दिया गया चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई। ठीक, अब इसमें क्या है, शर्त क्या है, कहता है जी ये बात तब लागू होगी, ये नियम तब लागू होगा जब परिनालिका अनंत तक जा रही हो, अनंत से आ रही हो, यानी लंबाई हो इसकी। तो इसका मतलब अनंत से, अनंत जैसी कोई परिनालिका होती नहीं है हमारे पास हमारे पास ऐसी कोई परिनालिका नहीं होती जिसकी लंबाई अनंत हो। हमारे पास परिनालिकाएँ छोटी छोटी होती हैं, 1 इंच की, 2 इंच की, 1 सेंटीमीटर की, इस तरीके से होती हैं। तो कह रहा है ये सूत्र जो है आपको लगभग जानकारी दे देगा, यानी लगभग सही उत्तर दे देगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि जो परिनालिका की कुल लंबाई है, जो परिनालिका की कुल लंबाई है, अगर उसको L माना जाए और परिनालिका का जो त्रिज्या है उसको R माना जाए, तो यदि, यहाँ लिख देता हूँ, यदि L बहुत बड़ा है R से, यानी अगर ये R बहुत छोटा हो, क्योंकि फिर जो है ये मामला लगभग ठीक हो जाएगा और वो आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि फिर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके अक्ष पे जो आता है वो अधिकतम ऐड होने लगेगा और ये अनंत जैसा मामला बनने लगेगा। ठीक, अब परिभाषित क्या किया कि कुल चक्कर, अगर इसमें परिभाषित कर दिए जाएं कुल चक्कर n और कुल लंबाई L है ना, तो क्या परिभाषित कर सकते हैं, इसमें परिभाषित कर सकते हैं छोटा n, एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या, वो होगी n/L। ठीक, यानी कुल कितने चक्कर हैं और कितनी लंबाई में है, लेकिन सूत्र में शर्त है कि ये बात लागू होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस छोटे n की जगह पे ये चीज़ लिख दूँ तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, म्यू नॉट n/L I, ये बन जाएगा कुल लंबाई और चक्करों के पदों में ये बन जाएगा, जिसमें ये जो म्यू नॉट है ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। अगर इसी परिनालिका में अंदर कोई माध्यम बदल दिया जाए, माध्यम ऐसा भर दिया जाए जिसकी चुंबकशीलता कुछ और हो, तो यहाँ उसका मान लगेगा, यहाँ वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, इसे कह लेते हैं कई बार रिलेटिव परमिबिलिटी, यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी पदार्थ की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता, ये भी कर देते हैं, उसे भी परिभाषित करेंगे, बता देंगे उसको भी, और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जब आगे हम अगले चैप्टर में जाएंगे तो वो चीज़ भी परिभाषित हो जाएगी। और फिर परिनालिका में हम लोहा भर देंगे। लोहा भरने का तरीका, चालक पदार्थ उस तार से टच नहीं करेगा, लोहा इस तरीके से भरेंगे कि तार से टच ना करे, इस सिलेंडर के अंदर खाली जगह में लोहा इस तरीके से डाल देंगे कि इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। तो ये था परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, सूत्र यही है। अब इसी पर मैं NCERT से एक उदाहरण आपको कराता हूँ और कैसे इसका मान रखते हैं, चीज़ें कैसे मिलती हैं, वो आपको करके बता देता हूँ। ठीक, सूत्र हमारे पास एक ये है, एक ये है, और जो चीज़ें हैं वो जब सब यहाँ परिभाषित हो चुकी हैं तो इस वाली चीज़ को मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है,
चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण है 9 नंबर का। कोई परिनालिका जिसकी लंबाई, उदाहरण नंबर लिखता हूँ, पहले उदाहरण संख्या बताता हूँ। कोई परिनालिका जिसकी लंबाई, अब परिनालिका की लंबाई की बात हो रही, देखिए ये वाली जो कुल लंबाई है, सारी की सारी लंबाई, ये वाली लंबाई कोई अपनी मर्ज़ी से ली गई लंबाई नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, कुल अपनी मर्ज़ी से लंबाई भी ले ली थी। उसमें चक्करों की संख्या, करंट की संख्या, मतलब कितने करंट होंगे, कुल कितना करंट बनेगा, इस तरीके से हमने वो निकाला था। वो नहीं, कुल लंबाई यानी एल मालूम है। एल है 0.5 मीटर, ठीक। और त्रिज्या, जो त्रिज्या है वो है 1 सेंटीमीटर, यानी 1/100 मीटर। तो बात स्पष्ट हो गई कि आर से बहुत बड़ा है एल। देखिए ये एल है आधा मीटर और ये आर है। यही बताने के लिए सवाल में उसने त्रिज्या बता रखी है। कहीं आप ये सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए ये त्रिज्या बताई है। बाकी त्रिज्या का और कोई काम नहीं है सूत्र में। तो इसका मतलब होता है कि शर्त जो है वो लागू कर दी गई। शर्त लागू हो जाने के बाद आप फिर चुंबकीय क्षेत्र बता सकते हैं। चलिए एल हो गया, कुल चक्करों की संख्या, फेरे कितने हैं, तो फेरे होते हैं एन, ये हैं 500, इसे इन्होंने लिखा हुआ है फेरे। इसमें धारा आई जो है वो 5 एम्पियर है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र, कुल चक्करों की संख्या, लंबाई और धारा के पदों में ये सूत्र है। देखिए जो कुल लंबाई, चक्करों की संख्या और फेरों के पदों में है। अगर एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या बताई होती तो सीधे सीधे मैं ये सूत्र लगा देता, लेकिन ये लगेगा क्योंकि कुल चक्कर हैं, कुल लंबाई। चलो वैल्यू डाल देते हैं। बी म्यू नॉट, ये होता है 4π10⁻⁻⁷। कुल चक्कर हैं 500, कुल लंबाई है 0.5, कुल धारा है 5 एम्पियर। ये हो गया 400×10⁻⁷, और ये हो गया पूरा 1000, और ये हो गया 5। तो ये हो गया पूरा 4 पाई। देखो 400 को 4 पाई लिख दिया ना, 4 पाई को 400 लिख दिया। तो ये हो गया 20 पाई गुना 10⁻⁻⁷ टेस्ला, ठीक। अब इसको 2 पाई बना सकते हैं आप, 2 पाई 10⁻⁻⁶, और क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पाई गुना 10⁻⁻⁶ टेस्ला। उत्तर ये आ गया बी, ठीक। तो यानी सूत्र में मान रखने की पहचान हो चुकी है। सूत्र में मान कैसे रखना है इसकी जानकारी मिल चुकी है, शर्त कैसे लागू होती है इसकी जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सूत्र है टॉरॉइड। अब बात करते हैं टॉरॉइड के बारे में, ठीक। टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं। ये जो था इधर वाला हिस्सा, इसे रहने दीजिए, इसे लिखा रहने दीजिए आप। ये किस पर लागू हो रहा था, ये हो रहा था परिनालिका पर, क्योंकि ये याद आएगा, इसके साथ में टॉरॉइड को याद करना आसान रहेगा। टॉरॉइड क्या है, टॉरॉइड एक वृत्ताकार आकृति में ढली हुई परिनालिका है। यानी टॉरॉइड जो है परिनालिका, लेकिन एक वृत्ताकार आकृति में है। अब वृत्ताकार आकृति में अगर बना लें
टॉरॉइड। ऐसे, ठीक। अब ये कैसा मामला है, एक वृत्त बनाएं, चलिए बन गया, ये बन गया वृत्त। ये लो भैया, ठीक। अब इस वृत्त में, ये जो वृत्त मैंने बनाया है, इसी को टॉरॉइड यानी परिनालिका का अक्ष मानते हुए इस पे परिनालिका को लपेट दीजिए। अब मान लीजिए परिनालिका को लपेटना है इस हिस्से में, सपोज इस हिस्से में लपेटना है, मान लीजिए ऐसे। अब देखो लपेटूंगा मैं इसको कैसे, ये मैंने कुछ मोटाइयाँ मैं निर्धारित कर रहा हूँ, कितनी मोटाई में लिपटना चाहिए इसको, ऐसे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, शुरू कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, लपेटते रहेंगे लपेटते रहेंगे, हो गया, ठीक। इस तरीके से ये बन गया टॉरॉइड। अब टॉरॉइड के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र, टॉरॉइड के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र हमें नहीं लेना है, केंद्र पे नहीं देखना है, इसके अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखना है। मान लीजिए इसमें धारा की दिशा कुछ इस तरीके से मान ली जाए, यूँ आई कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बने। ध्यान रहे ये अपने मानने पर है। मान लीजिए यहाँ से देखूँ मैं और क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा घूम रही हो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बने, ये वाली बात मुझे माननी है, ठीक। कैसे निकालेंगे, देखिए बाहर देखेंगे, अगर बाहर, और अगर अंदर देखेंगे, ठीक, तो ये चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएंगे, 0 0, बिल्कुल उसी की तरह, क्योंकि ये बिंदु कहाँ पड़ेगा, बाहर, और अगर इसे घुमा दूं तो ये बिंदु कहाँ पड़ेगा, अंदर, यानी बाहर या अंदर चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएंगे। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा अक्ष पर, ठीक। अब अगर मैं इसके अक्ष पर एम्पियर का लूप लगा दूं, अक्ष पर एम्पियर का लूप, तो कितना होगा, टॉरॉइड के अक्ष पर एम्पियर लूप के अनुसार एम्पियर लूप या एम्पियर के नियम के अनुसार, ठीक। तो क्या करें, बी कुल लंबाई कितनी है, अगर मैं इसकी त्रिज्या को r मान लूँ तो लूप की कुल लंबाई कितनी है, 2πr, और जो r की 2πr जो लंबाई है, ये जो परिधि है, यही है dl, क्योंकि dl जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है, तब उसका मान अधिकतम होता है, वो हमें लेना ही है, हमें इसके अनुदिश ही लेना है, क्योंकि हमने भी b को l के अक्ष की लंबाई के अनुदिश लिया था, सोलेनॉइड में भी परिनालिका में भी। अब आगे बढ़ते हैं, तो कुल म्यू नॉट, कुल धारा कितनी हो जाएगी, 2πr n I। इस चीज़ को समझना होगा कि ये कुल धारा क्यों है, ये कुल धारा क्यों है, क्योंकि एकांक लंबाई में कितने चक्कर हैं, n, और कुल लंबाई कितनी है, 2πr, और एक चक्कर में धारा कितनी है, I। तो बिल्कुल यहाँ पर जो चीज़ लगी हुई है, देखिए ये चीज़ जो यहाँ लगी हुई है, यही चीज़ यहाँ लगी हुई है। यहाँ पे हमने लंबाई को क्या माना था, L,
एकांक लंबाई में चक्कर n, एक चक्कर में धारा I, कुल धारा बन जाती है। यहाँ एकांक लंबाई में चक्कर n, कुल लंबाई 2πr और एक चक्कर में धारा I, तो यहाँ पर भी ये 2πr कट जाएगा ऐसे। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान वही प्राप्त होगा जो यहाँ से प्राप्त हुआ था। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो प्राप्त होगा अधिकतम वो कितना होगा, b म्यू नॉट n I, ये होगा, यही मान प्राप्त होगा। हाँ, इसमें इस n को बदला जा सकता है, b म्यू नॉट n I बटे 2πr, ये हो सकता है। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें जो कुल चक्कर हैं वो एक वृत्ताकार लूप के ऊपर क्योंकि सोलेनॉइड को क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, वो एक वृत्ताकार लूप के ऊपर या एक वृत्त के ऊपर लपेटे गए हैं, तो इसलिए उसकी लंबाई कितनी है, 2πr। तो कुल चक्करों की संख्या बटे कुल लंबाई, तो यहाँ पे जो L है, ये वाला L, ये L यहाँ क्या बन गया, 2πr, क्योंकि 2πr पे लिपटा हुआ है, उसमें लिपटा हुआ नहीं है, उसमें L है। अगर मैं इसी L को मोड़ के टॉरॉइड बना दूँ इसी सोलेनॉइड का, यही बात है, कोई फर्क नहीं है इसमें। ये क्या है, एक वृत्त पर मुड़ी हुई सोलेनॉइड ही टॉरॉइड है। तो यहाँ पर मैं इस 2πr को अगर पूरी लंबाई L लिख दूँ, L इक्वल टू 2πr, तो कोई बुराई नहीं है। इसकी पूरी जो लंबाई है वो L है और वो क्या है, 2πr। यानी सिर्फ बनावट का फर्क है, सिर्फ बनावट का फर्क है। ये सोलेनॉइड है, ये टॉरॉइड है। चुंबकीय क्षेत्र इसके अक्ष पे अंदर की तरफ जितना भी है सोलेनॉइड में, उतना ही टॉरॉइड में भी है। और बाहर के चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी और इसमें भी लगभग निरस्त कर दिए गए, बिल्कुल पास में यहाँ लगभग निरस्त कर दिए गए। हालांकि टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड अक्ष यहाँ केंद्र पे आते आते ऊपर एक थोड़ा सा बन जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। इसमें ऐसा नहीं होता। टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र जब घूम घूम के आता है यूँ लूपों से, तो यहाँ आते आते कुछ बन जाता है, उसका कुछ मान हो जाता है, ठीक। तो और उस तरफ भी बन जाता है, बाहर के इलाकों में नहीं, टॉरॉइड से बाहर के इलाकों में नहीं, लेकिन केंद्र से हट के थोड़ा, टॉरॉइड के तल के लंबवत केंद्र से हटने पर बन जाता है, उधर भी बन जाता है। इसे कहते हैं चुंबकीय बोतल, मैग्नेटिक बोतल जैसा बन जाता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कन्फाइन हो जाता है, कन्फाइन यानी फंस जाती है वैल्यू, वो बन जाता है। वो यानी कहते हैं कन्फाइन करने का मतलब होता है यार इस जगह में इसको मजबूर कर दिया गया, प्रतिबंधित हो गया ये। तो वो थोड़ा सा कहाँ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ, टॉरॉइड के प्लेन के लंबवत बाहर आ जाने पर। यानी कि मान लीजिए कि इस बोर्ड में ये टॉरॉइड है, थोड़ा बाहर आ जाएं या बोर्ड के अंदर चले जाएं, तो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र इसमें बन जाता है, जबकि सोलेनॉइड में नहीं बनता। सोलेनॉइड और टॉरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र में क्या भेद है, कहता है जी अक्ष पर कोई भेद नहीं है, दोनों के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र समान है। लेकिन सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रतिबंधित नहीं होता, कन्फाइन नहीं होता, और टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र कन्फाइन हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है। टॉरॉइड के केंद्र से टॉरॉइड के तल के लंबवत आने पर, ठीक ऐसा होता है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, कहाँ पर प्रतिबंधित हुआ चुंबकीय क्षेत्र टॉरॉइड में? केंद्र से लंबवत आने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रतिबंधित हो जाता है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बोतल सी बन जाती है, ठीक। इसे कहते हैं मैग्नेटिक बोतल, ठीक। तो मैग्नेटिक बोतल जो होती है, चुंबकीय बोतल, वो सोलेनॉइड में नहीं बनती, प्रणालिका में नहीं बनती, इसमें बनती है, दोनों तरफ बन जाती है, ठीक। तो ये फ़र्क हो गया। फ़र्क को पक्का कर लिया आपने कि सोलेनॉइड और टॉरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र में क्या फ़र्क है। लिखने वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रतिबंधित नहीं होता, इसमें इसके घूमने के कारण केंद्र के आसपास, ऐसा कह सकते हैं, केंद्र के आसपास टॉरॉइड के तल की लंबवत दिशा में, टॉरॉइड के तल की लंबवत दिशा में केंद्र के आसपास चुंबकीय क्षेत्र प्रतिबंधित हो जाता है, बना हुआ रहता है, ठीक। बस ये फ़र्क है, ठीक है।
अब ये दो बातें हुई टॉरॉयड और सोलेनॉइड पर, ये डेरिवेशन हमने बना लिए और समझ लिया कि दोनों के चुंबकीय क्षेत्र में क्या फ़र्क है। ठीक, एक लाइन की बात है बस और कुछ नहीं। अक्ष पर दोनों के चुंबकीय क्षेत्र समान हैं। पक्का हो गया, बिल्कुल याद हो गया। अगर नहीं हुआ इनमें क्या फ़र्क है तो देखो वीडियो को पीछे हटा लो, फिर से देख लो। ठीक, वो शब्द, वो एक लाइन फिर से देख लो। ठीक, कि केंद्र के आसपास टॉरॉयड के तल के लंबवत जाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रतिबंधित हो जाता है, वो बन जाता है, उसका मान रहता है, प्रतिबंधित रहता है, ये फर्क है। और अक्ष पर दोनों का समान हो जाता है, जिसे चुंबकीय बोतल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, या जिसे चुंबकीय बोतल भी कहा जा सकता है। ठीक, यानी टॉरॉयड में चुंबकीय बोतल बन सकती है और सॉलिड में नहीं बन सकती। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो अनुप्रयोग थे ये थे दरअसल एम्पियर के परिपतीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक, इसमें जो अंक के उदाहरण थे, सवाल थे, वो सारे कराए मैंने, ये दोनों प्रयोग कराए। अब आगे देखते हैं अगला बिंदु क्या है हमारा। अब है दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और लेते हैं अगला टॉपिक।